ब्रिटिशर्स का इंडिया पर कब्जा करना कोई एक्सीडेंट था या एक कोई प्लानिंग थी? सिविलाइजिंग मिशन, दैट इज व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, सच था या फिर ये कोई बहाना था? फर्स्ट एंड सेकेंड एम्पायर में क्या डिफरेंस था? तो इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो से हम लोग पता करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। आज की वीडियो में हम ब्रिटिश एम्पायर की उस कंप्लीट स्टोरी को कवर करने वाले हैं जो यूजुअली टेक्स्ट बुक में बिट्स एंड पीसेज में मिलती है। हमें बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए, रूल किया और वापस चले गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शुरुआत आखिरकार कहां से हुई? कैसे एक आइलैंड कंट्री ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया? तो आज हम आयरलैंड से स्टार्ट करेंगे, 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक का सफर तय करेंगे और जानेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर की कहानी में आखिरकार सच क्या था और आखिरकार दिखावा क्या था। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ द चैप्टर एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने अभी तक टोटल 10 वीडियो बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री पे, जिसमें हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कवर किया है, जिसमें पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स, इन सब पे हमने काफी डिटेल में चर्चा की है। उसके बाद हमने कर्नाटिक वॉर्स, दैट इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, उस पर भी काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। फिर हमने देखा कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, जिसपे हमने पहले वीक मुगल्स पे चर्चा की है। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, और वी कैन से दैट इंडिया इन द 18th सेंचुरी, उस पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर expansion and consolidation of British power in India. So let's begin our journey. So the topic is early expansion of the British Empire. यानी कि देखो, ब्रिटिश एम्पायर की जो असली शुरुआत थी वो 16th सेंचुरी में ही हो गई थी। 16th सेंचुरी में ये आयरलैंड से शुरू हुई थी। तो आप आयरलैंड को सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि आयरलैंड ब्रिटिशर्स का ट्रेनिंग ग्राउंड था या फिर ये उनका एक प्रैक्टिस फील्ड था। इंडिया में आने से पहले ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड में ही सीख लिया था कि किसी दूसरे देश को आर्मी के दम पर कैसे कंट्रोल करना है, वहां के लोगों पर अपने लॉज को कैसे इंपोज करना है, लोकल लीडर्स की जमीन छीनकर अपने लोगों को कैसे देनी है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तब वो एम्पायर बिल्डिंग के खेल में नए नहीं थे, उनके पास आयरलैंड का एक्सपीरियंस ऑलरेडी उनके पास था। क्लियर? फिर उसके बाद अब देखो, तो ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर बिल्डिंग का गेम स्टार्ट किया था। और वो कहां से स्टार्ट किया था? तो उन्होंने स्टार्ट किया था आयरलैंड से। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन द वर्ल्ड, इसमें दूसरा पार्ट आता है ड्रिवन बाय कमर्शियल एम्बिशन एंड ड्रिवन बाय राइवलरी विद फ्रांस। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, अब 16th सेंचुरी के बाद 17th सेंचुरी आएगा और नॉर्मल सी बात है। तो जब 1600 आता है तो ब्रिटिशर्स दुनिया भर में अपना एक्सपेंशन करने लगते हैं। इस एक्सपेंशन को हम लोग दो इंजन के तौर पे समझ सकते हैं। इंजन नंबर 1 ये है कमर्शियल एम्बिशन। कमर्शियल एम्बिशन का मतलब हो गया पैसा पैसा पैसा। इट मींस इट वाज टोटली बेस्ड अपॉन प्रॉफिट, यानी कि पैसा चाहते थे वो लोग। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। उनका लक्ष्य था प्रॉफिट कमाना, इंडिया से कपड़ा, स्पाइसेस, सिल्क, दैट इज सिल्क, कैलिकोस, इन सब चीजों को लेकर यूरोप में बेचना। इंडिया में उनका पहला इंटरेस्ट बिजनेस का था, राज करने का नहीं था। तो ड्रिवन बाय कमर्शियल एम्बिशन, ये आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट करना था। दूसरा जो इंजन है इसका वो है कंपटीशन विद फ्रांस, यानी कि गेम ऑफ एनिमोसिटी। यूरोप में ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा राइवल था वो फ्रांस था। ये रेस अमेरिका और इंडिया तक भी पहुंचा, यानी यूरोप में इन दोनों के बीच में जो राइवलरी थी वो अमेरिका तक भी पहुंची और भारत तक भी पहुंची। दोनों देश चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बनाए। इंडिया में भी यही हुआ। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ने ही कर्नाटिक वॉर्स को जन्म दिया, जिसमें ब्रिटिशर्स जीतते हैं और इसके बाद फ्रांस जो है वो इस गेम में पीछे हो जाता है। लेकिन इस चीज को हम लोग जान क्यों रहे हैं? क्योंकि इंडिया से इसका क्या कनेक्शन है, मतलब कि इंडिया से इसका क्या लेना देना है।
तो सिंपल सा बात है कि ब्रिटिशर्स ने 16-17 सेंचुरी में आयरलैंड में जो सीखा और फ्रांस से इन्होंने जो लड़ाई सीखी, उसका पूरा फायदा 18th सेंचुरी में इंडिया में इन्होंने उठाया। आयरलैंड में सीखी हुई पॉलिसीज का यूज इन्होंने बंगाल और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स में किया। फ्रांस से दुश्मनी जो उनकी थी, उस दुश्मनी के कारण ब्रिटिशर जो है वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रेजुअली पॉलिटिकल कंट्रोल में बदल गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंडिया पर कब्जा कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी प्लानिंग का रिजल्ट था जो लगभग 200 साल पहले ही शुरू हो चुका था। कहां से? तो आयरलैंड से। क्लियर? तो इंडिया में ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन एक लॉन्ग प्रोसेस था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो मैं उसका बैकग्राउंड दे रहा हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इंडिया में ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस था, जिसके जो सीड्स थे वो 16th सेंचुरी में आयरलैंड में बो दिए गए थे। तो अगर आपको ये बैकग्राउंड पता होगा तो आगे के चैप्टर्स जैसे बैटल ऑफ प्लासी, सब्सिडियरी अलायंस, बैटल ऑफ बक्सर, इन सारी चीजों को समझने में आसानी होगी। क्लियर? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश इंपेरियल हिस्ट्री, टू फेज एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है? इसमें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट एम्पायर, सेकेंड एम्पायर, 16 to 18 सेंचुरी, देन 1783 में ट्रीटी होती है एक, फिर उस ट्रीटी के बाद का क्या माहौल था, फिर 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ। अब फर्स्ट एम्पायर, सेकेंड एम्पायर, इन सब का क्या मतलब है? तो अब देखो, the entire imperial history of Britain can be periodized into two phases. Clear? तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर के इतिहास को हम लोग दो अलग अलग चैप्टर्स या फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों फेजेस को हम लोग अलग अलग समझते हैं। तो इनका जो फर्स्ट एम्पायर है, फर्स्ट एम्पायर इनका था अमेरिका की तरफ, यानी कि जो पहला फेज है फर्स्ट एम्पायर को एटलांटिक एम्पायर भी बोलेंगे, क्योंकि जो एटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो ओशियन है वो है एटलांटिक ओशियन। क्लियर? तो इधर की साइड वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन इनका था, तो इस कारण से इसको हम लोग अटलांटिक ओशियन भी बोल सकते हैं, यानी कि अटलांटिक एम्पायर। इसका टाइम पीरियड कितना है? यानी कि फर्स्ट एम्पायर को हम लोग अटलांटिक एम्पायर भी समझ सकते हैं। टाइम पीरियड कितना था? तो 16 to 18th सेंचुरी, स्पेशली 1783 से पहले तक। किधर की साइड था ये? तो ये एम्पायर अटलांटिक ओशियन को पार करके अमेरिका और वेस्ट इंडीज, दैट इज कैरेबियन आइलैंड वाला एरिया, उसकी तरफ ये फैला। आखिरकार इस एरिया में था क्या? तो यहाँ पे उन्होंने 13 कॉलोनीज, जो बाद में यूएसए बनती है, और कैरेबियन में शुगर और टोबैको के प्लांटेशन को एस्टैब्लिश किया था। ये उतना फोकस वाला पॉइंट नहीं है, बस नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आखिरकार ये जो अपना वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं वहां पे क्या था। तो वहां पे इनके शुगर प्लांटेशन थे, टोबैको प्लांटेशन थे। ठीक है? फिर 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है। कब होता है? तो 1783 में। तो 1783 के ट्रीटी ऑफ पेरिस जो था वो इस फर्स्ट एम्पायर का एंड पॉइंट माना जाता है, यानी कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद इनका फर्स्ट एम्पायर खत्म हो जाता है, क्योंकि इसी ट्रीटी में ब्रिटिश को अमेरिका अपना आजाद मिला था, दैट वाज अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो उनका पहला एम्पायर बेसिकली खत्म हो गया। अब इनका सेकेंड एम्पायर देखो, यहां पे लिखा हुआ है ईस्टर्न फोकस। ठीक है? यानी ईस्ट की तरफ। इनका टाइम पीरियड क्या है? तो 1783 ऑनवर्ड्स, यानी 1783 के बाद, यानी कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद। ये किधर की साइड था? तो अमेरिका हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा जो अटेंशन था वो ईस्ट की तरफ लगाया, एशिया एंड अफ्रीका की तरफ, यानी कि ईस्टवर्ड टारगेट। क्लियर? अब इधर की साइड गया था, तो यहां इंडिया उनका सबसे बड़ा और रिच प्राइस था। इसी के साथ उन्होंने सिंगापुर, हांगकांग, मलाया और बाद में अफ्रीका में भी अपनी टेरिटरीज एस्टैब्लिश की। अब इन सब चीजों का इंडिया से क्या कनेक्शन है?
तो ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना और कंसोलिडेट करना सेकेंड एम्पायर का हिस्सा था। जब हम बैटल ऑफ प्लासी दैट वाज 1757 या एंग्लो मैसूर वार की बात करते हैं तो ये सब इसी सेकेंड एम्पायर की शुरुआत थी। क्लियर? तो अब मुद्दा यह है कि ये एम्पायर आखिरकार बनता कैसे है, ये प्लान्ड था या फिर ये एक्सीडेंटल था। तो देखो, इसको नॉर्मल ऐसे ही समझते हैं हम लोग, बस इसको आप सुनना ध्यान से। तो अब इसके बाद ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री के टू फेज एक्सपेंशन को समझने के बाद अब ये समझना है कि यानी कि अगली इंपॉर्टेंट बात है कि एम्पायर वाज फॉर्म्ड इन एन अनसिस्टमैटिक मैनर बाय कंपनीज, नॉट बाय प्लान्ड एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये प्लान्ड नहीं था। ब्रिटिश एम्पायर कोई मास्टर प्लान बनाकर नहीं बना था, वो बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा इधर थोड़ा उधर कब्जा करके बना। ये कंपनी का काम था। ज्यादातर काम ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे प्राइवेट कंपनी ने किया। ये कंपनी बिजनेस करने आई थी, लेकिन टाइम के साथ वो पॉलिटिकल कंट्रोल भी करती चली गई। फिर इनके पीछे पीछे गवर्नमेंट भी आती है। लंदन में बैठी ब्रिटिश गवर्नमेंट बाद में आकर इन्वॉल्व हुई। पहले तो वो कंपनीज के थ्रू ही काम चलाती थी। अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले इंडिया में फैक्ट्रीज लगाई, फिर आर्मी बनाई, फिर बैटल्स किए, और जब कंट्रोल हो गया तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट चार्ज संभाल लिया। ये पूरी प्रोसेस जो थी वो फुल प्लान्ड नहीं थी। इस पे अभी हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट वाले सेगमेंट में। तो अभी तक हमने क्या सीखा इसमें कि ब्रिटिश एम्पायर दो हिस्सों में बटा था। पहला अमेरिका सेंट्रिक और दूसरा एशिया अफ्रीका सेंट्रिक। इंडिया ब्रिटिश के सेकेंड एम्पायर का हिस्सा था। ये एम्पायर किसी मास्टर प्लान से नहीं बल्कि एक्सीडेंट, कंपनी के बिजनेस और मौके का फायदा उठाकर बना। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इससे आपको आगे के चैप्टर समझने में मदद मिलेगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल, गवर्नर जनरल की पॉलिसीज, ये सब इसी अनसिस्टमैटिक एक्सपेंशन का रिजल्ट थे। अब जो अगला टॉपिक है वो है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। इसे सिविलाइजिंग मिशन भी कहा जाता है, ब्रिटिश सिविलाइजिंग मिशन आइडियोलॉजी। अब ये क्या है? तो अब हम बात करते हैं सिविलाइजिंग मिशन की। ये वो जस्टिफिकेशन था जिसके पीछे ब्रिटिशर्स ने अपने एम्पायर को जस्टिफाई किया कि आखिरकार उन्होंने क्यों लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया, आखिरकार क्यों उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया, क्यों उन्होंने कॉलोनीज बनाए, क्यों वहां पे उन्होंने रूलिंग किया, क्यों वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो ये वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं इस सिविलाइजिंग मिशन प्लान के तहत, दैट इज व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। अब इसका एक रोमन कनेक्शन है। रोमन कनेक्शन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो ब्रिटिशर्स खुद को नए रोमन समझने लगे थे। जैसे पुराने रोमन एम्पायर अपने आप को सबसे एडवांस और सिविलाइज्ड मानते थे, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि अब उनकी बारी है दुनिया को सिविलाइज्ड बनाने की। चार्ज विथ सिविलाइजिंग का क्या मतलब है? चार्ज विथ सिविलाइजिंग मिशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनको लगता था कि ये उनकी ड्यूटी है, जैसे उनको ये काम करने का असाइनमेंट मिला हो कि बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जो बैकवर्ड रेसेस हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का। ब्रिटिशर्स खुद को छोड़ के बाकी दुनिया के सभी लोगों को पिछड़ा मानते थे, उनको बैकवर्ड रेसेस कहते थे। ये उनका सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। ब्रिटिशर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट सभी नॉन यूरोपियन लोग, जैसे हम इंडियंस, अफ्रीकन्स, एशियन कंट्रीज के लोग, ये सब बैकवर्ड रेसेस थे। ब्रिटिशर्स का माइंडसेट क्या था? उनका माइंडसेट ये था कि यूरोप और खासकर ब्रिटेन दुनिया के सबसे सिविलाइज्ड पार्ट हैं, बाकी सभी लोग जंगली और बैकवर्ड हैं। अब इस एनलाइटमेंट का ये जो आइडियोलॉजी थी, सिविलाइजिंग मिशन आइडियोलॉजी, इसका असली सोर्स क्या था? तो वो था एनलाइटमेंट एरा। एनलाइटमेंट क्या है, इस पे मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, जब हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ रहे थे कि आखिरकार रीजन क्या था, किन कारणों से ब्रिटिशर्स जो है वो, किन कारणों से यूरोपियंस लोग इंडिया की तरफ आते हैं, उसमें एक फैक्टर एनलाइटमेंट एरा भी था। तो वहां पे मैंने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे मैं समरी देता हूँ। 15th सेंचुरी में यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन हुआ था, जहां साइंस, रीजन और लॉजिक को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया।
यूरोप ने अपनी ही डिफिनीशन बनाई, इन इंटेलेक्चुअल्स ने सिविलाइज्ड की एक डिफिनीशन बनाई जिसमें डेमोक्रेसी, साइंस, क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न कल्चर ये सभी चीजें शामिल थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो जिन कल्चर्स की अपनी रिच परंपरा पहले से थी, यानी कुछ कल्चर्स ऐसे थे जिनका जो ट्रेडिशन था वो पहले से रिच था, जैसे हमारा इंडियन कल्चर, उसे भी इन्होंने अनसिविलाइज्ड डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो सिविलाइजिंग मिशन है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रोल है? तो ये थ्योरी प्रैक्टिकल में इंडिया में आखिरकार कहां पे थी? तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि वो इंडिया में ये थ्योरी लेकर आ रहे हैं, और इस थ्योरी के तहत वो कौन कौन सी चीजें लेकर आ रहे हैं? तो वो मॉडर्न एजुकेशन लेकर आ रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन, मैकाले की पॉलिसी, हमारी भाषा और हमारे ज्ञान को नीचे दिखाना, लॉ एंड ऑर्डर, अपने लॉज ये जबरदस्ती हम पे थोपते थे, एबोलिशन ऑफ सोशल एविल्स, जैसे सती प्रथा को खत्म करना, ये लेकिन एक अच्छा स्टेप था, लेकिन उसको अपना मोरल सुपीरियरिटी दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स ने यूज किया था। बट आखिरकार सच्चाई क्या थी? सच्चाई क्या थी आखिरकार? ये तो इनका कहना है कि सिविलाइजिंग मिशन है, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है, लेकिन रियलिटी क्या थी? तो ये सिविलाइजिंग मिशन जो था, ये सिर्फ एक जस्टिफिकेशन था। असली मकसद था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी हिंदुस्तान का पैसा लूटना, यहां के लोगों को साइकोलॉजिकली ये एहसास दिलाना कि ब्रिटिशर्स उनसे सुपीरियर है, ताकि हम कभी भी उन ब्रिटिशर्स का अपोज ना कर सके। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदला। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ये आए, फिर डायरेक्ट क्राउन रूल आया, पॉलिसीज चेंज होती रही, लेकिन जो फंडामेंटल गोल था, फंडामेंटल गोल सेम रहा, वो चेंज नहीं हुआ। हमेशा ये मैसेज रहा ब्रिटिशर्स का कि हम तुम्हें सिविलाइज्ड बना रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं, जबकि असलियत में एक्सप्लॉइटेशन जारी रहा। ये चीज आज भी हमें दिखती है। आज भी कई वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को वर्ल्ड का पुलिसमैन मानते हैं, तो ये उसी माइंडसेट का एक इफेक्ट है। तो ओवरऑल समरी क्या है इसकी? कि ब्रिटिशर्स ने खुद को नए रोमन्स के तौर पे समझा और दुनिया को सिविलाइज्ड करने का बोझ ओढ़ा खुद के ऊपर। एनलाइटमेंट के आइडियाज को यूज करके अपने आप को सुपीरियर प्रूव किया। सिविलाइजिंग मिशन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को छिपाने का सिर्फ एक टूल था। चीजें बदली, लेकिन ब्रिटिशर्स का माइंडसेट नहीं बदला। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा, तो फिर आपको जब आगे आप पढ़ोगे मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन या सोशल रिफॉर्म बाय ब्रिटिशर्स, तो इनको समझने के लिए ये बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। ब्रिटिश सिविलाइजिंग मिशन आइडियोलॉजी जो है, ये आगे कुछ चैप्टर को समझने में आपको मदद करेगा। तो अब अगला टॉपिक यहां पे आता है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। सिंपल इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने जो एक्सपेंशन किया, जो कंट्रोल किया इंडिया पे, क्या ये एक्सीडेंटल था या फिर ये इंटेंशनल था? तो इस पे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। यानी देखो, ये जो टॉपिक है एक्सीडेंटल वर्सेस इंटेंशनल, ये हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट में से एक है। वाज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एक्सीडेंटल और इंटेंशनल? ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है। क्या ब्रिटिश सच में इतना बड़ा एम्पायर गलती से बना बैठे, या फिर ये कोई वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी? तो पहले हम लोग देखते हैं एक्सीडेंटल कॉन्क्वेस्ट के बारे में। एक्सीडेंटल कॉन्क्वेस्ट, अब इस पे कौन कौन से एविडेंस है? तो ओरिजिनल जो बिजनेस मोटिव था इनका, बिजनेस मोटिव, सबसे पहला आर्गुमेंट होगा, अगर कभी बोलते हैं कि ये कॉन्क्वेस्ट एक्सीडेंटल था, जानबूझ के नहीं किया गया था, मौके का फायदा उठा और मिला उनको और तब ये कॉन्क्वेस्ट हुआ, वो बस व्यापार करने आए थे, अगर ऐसा सवाल पूछता है, तो इसके सपोर्ट में जो सबसे पहला आर्गुमेंट होगा वह होगा ओरिजिनल बिजनेस मोटिव। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था सिर्फ ट्रेड करने के लिए। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कॉन्क्वेस्ट का डिटेल्ड जिक्र नहीं था। वो लोग बिजनेस के लिए आए थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, इंडिगो के लिए। पॉलिटिकल कंट्रोल बाद में नेचुरली डेवलप हुआ। कॉन्क्वेस्ट करना है ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं था। अब तो ओवरऑल पर्पस क्या है इनका? पहला पॉइंट क्या है सपोर्ट में, कि ये बस बिजनेस करने के लिए आए थे। 1600 में कंपनी बनी थी, भारत के स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, इंडिगो, इन सब चीजों के लिए यहाँ पे आए थे।
पॉलिटिकल कंट्रोल जो वो बाद में अपने आप डेवलप हुआ। तो जैसे कोई दुकान खुलती थी वो धीरे धीरे, कोई भी जैसे नॉर्मली दुकान खुलती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक प्लान नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार कंपनी का भी एक्सपेंशन हुआ। दूसरा आता है इसमें सपोर्ट में मुगल कोलैप्स, दैट इज मुगल एम्पायर्स इंटरनल कोलैप्स। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर कोलैप्स होना शुरू हो गया था। पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। ब्रिटिशर्स ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया, लेकिन ये सिचुएशन उन्होंने क्रिएट नहीं की थी। अगर मुगल स्ट्रांग होते तो ब्रिटिशर्स कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाते। अगर इसको नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे समझें तो जैसे कोई घर तोड़ा हुआ हो और उसमें कोई एंट्री कर जाए, लेकिन वो घर टूटने वाला नहीं था, बस मौके का फायदा उठाया गया। क्लियर? तो वैसे ही इंडिया एक घर था, ये टूट रहा था, तो इसी में ब्रिटिशर्स एंटर कर जाते हैं। फिर इंडिविजुअल एम्बिशन, क्लाइव, हेस्टिंग, वेलेजली, इन जैसे ऑफिसर्स अपनी पर्सनल एम्बिशन से काम कर रहे थे। लंदन गवर्नमेंट हमेशा लगभग उनसे अनहैप्पी रहती थी। 1767 में कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्लियरली कहा था कि हमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं चाहिए। प्लासी की लड़ाई क्लाइव की पर्सनल स्ट्रेटजी थी, ये कंपनी की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं थी। अगला आर्गुमेंट सपोर्ट में दे सकते हैं डिफेंसिव एक्सपेंशन, मतलब कि ब्रिटिशर्स ऑफन डिफेंसिव रीजन से एक्सपैंड हुए। जैसे बंगाल में उन्होंने अपने ट्रेड इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया। वो अटैक करने नहीं बल्कि अपने आप को बचाने आए थे। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो फ्रेंच थ्रेट से बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने अलायंसेस बनाई जो बाद में कंट्रोल में तब्दील हो जाती हैं ऑटोमेटिक। अगला है नो मास्टर प्लान। ये सारे जो टॉप पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ये एक्सीडेंटल कॉन्क्वेस्ट के सपोर्ट में है कि उन्होंने जानबूझ के एम्पायर यहाँ पे बिल्ड नहीं किया था। तो अगला पॉइंट है लैक ऑफ मास्टर प्लान। कोई सिंगल डॉक्यूमेंट या ब्लूप्रिंट नहीं मिलता जिसमें ब्रिटिशर जो है वो इंडिया को जीतने का कोई मास्टर प्लान बना के रखे हों। एक्सपेंशन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइम पर हुआ, वो भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की वजह से। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में एक्सपेंशन फ्रेंच राइवलरी के कारण हुआ, नॉर्थ इंडिया में जो रीजनल रूलर्स थे उनके वीकनेस के कारण हुआ। ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न पे नहीं था। तो ये तो आर्गुमेंट्स हो गए कि उन्होंने जानबूझकर एक्सपेंशन इंडिया में नहीं किया। लेकिन अगर इंटेंशनल कॉन्क्वेस्ट देखते हैं हम लोग कि जानबूझकर उन्होंने भारत पे सारा कुछ सिस्टमैटिक प्लान करके भारत पे कब्जा किया, यहाँ पे अपना एम्पायर बनाया, तब इसके सपोर्ट में कौन कौन से आर्गुमेंट होंगे? तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, दैट इज सब्सिडियरी अलायंस 1798। देन अगेन देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848। इस पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, नो नीड टू वरी, बस ये वर्ड्स आप जानो। सब्सिडियरी अलायंस 1798 और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848, इन जैसी पॉलिसीज ये प्रूव करती हैं कि एक्सपेंशन प्लान्ड था। इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए डिटेल्ड रूल्स थे। इसके तहत सब्सिडियरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा आगे वीडियोस में। तो बस अभी आप इतना समझो कि ये इन पॉलिसीज के तहत वो अपना एक्सपेंशन इंडिया में कर रहे थे। सब्सिडियरी अलायंस एक रेडीमेड फॉर्मूला था इंडियन स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए, और एक्सीडेंटल कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। फिर दूसरा आता है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। ब्रिटिश ने सिस्टमेटिकली इंडियन कंडीशन के हिसाब से आर्मी को डेवलप किया, सेपोई सिस्टम क्रिएट किया, मॉडर्न वेपन्स इंपोर्ट किए। ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिखाता है। 1750s तक ब्रिटिश आर्मी इंडिया में वेल एस्टैब्लिश थी, कोई एक्सीडेंट के लिए इतनी बड़ी प्रिपरेशन नहीं करता है। फिर स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, इसका क्या मतलब है? तो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सिस्टमेटिकली यूज किया, डिफरेंट रूलर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को क्लेवरली एक्सप्लॉइट किया। ये स्पॉन्टेनियस नहीं था बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी थी। कर्नाटिक वार्स में ब्रिटिशर्स ने कंसिस्टेंटली वन साइड को सपोर्ट करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया था। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन पैटर्न, कंपनी के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो सिस्टमेटिकली वेल्थ ट्रांसफर कर रही थी इंडिया टू ब्रिटेन।
ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इसकी प्रूफ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है ये भी आगे मैं बताऊंगा। ये इकोनॉमिक प्लानिंग थी। बंगाल लूट के बाद सिस्टमैटिक रेवेन्यू सिस्टम एस्टैब्लिश किया जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए था। फिर है कंसिस्टेंट एक्सपेंशन, इट वाज ग्रेजुअल बट इट वाज कंसिस्टेंट। 1757 से 1857 के बीच ब्रिटिश टेरिटोरी कंसिस्टेंटली बढ़ती गई, हर 10 साल में कोई ना कोई रीजन ऐड होता गया। तो ये पैटर्न तो एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। जैसे बंगाल 1757, कर्नाटक वाला रीजन ऑलमोस्ट 1760s के अराउंड, मैसूर 1799, मराठा 1818, पंजाब 1849। तो ये सब एक क्लियर प्रोग्रेशन था। यानी बंगाल में कब्जा 1757, फिर 64 में बैटल ऑफ बक्सर भी होता है। कर्नाटक वाला रीजन अगर आप देखें तो 1760s के अराउंड लगभग कंट्रोल हो जाता है। मैसूर वाला रीजन आप देखो तो 1799, मराठा वाला रीजन देखो तो 1818, पंजाब वाला रीजन देखो तो 1849। तो ये एक क्लियर प्रोग्रेशन था। तो अब हम लोग फाइनल वर्डिक्ट इस पे क्या देख सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे, हिस्टोरिकल वर्डिक्ट क्या होगा, दैट इज कंक्लूजन क्या है। तो अब देखो, तो बुक्स जो है वो क्लियरली कहती हैं कि ये ना कोई प्योर एक्सीडेंट था, ना कोई प्योर प्लानिंग थी। सच ये है कि द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज प्राइमरली इंटेंशनल बट इट यूज्ड एक्सीडेंटल अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेटेजिकली। मतलब क्या है, इंटेंशनल फाउंडेशन, तो ब्रिटिश का अल्टीमेट गोल क्लियर था, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डोमिनेंस, ये उनका बेसिक इंटेंशन था। फिर यहां पर मिलेगा आपको अपॉर्चुनिस्टिक एग्जीक्यूशन, लेकिन रास्ते में जो चांसेस मिले जैसे मुगल डिक्लाइन, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स, उनका उन्होंने एडवांटेज दिया। वो इनिशियली प्योर इंडिया का ब्लूप्रिंट लेकर नहीं आए थे। शुरू में थोड़ा एक्सीडेंटल था, लेकिन 18th सेंचुरी के एंड तक क्लियर इंटेंशनल स्ट्रेटजी डेवलप हो गई थी। तो सिंपल एनालॉजी क्या होगी यहाँ पे, आप सोचिए कि कोई स्टूडेंट आईएएस बनना चाहता है, ये इंटेंशनल है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सो दिस इज अनसर्टेनिटी। लेकिन जब पेपर आता है तो वो पहले से तैयारी करके प्रिपेयर्ड रहता है, दैट इज प्रिपरेशन। तो ब्रिटिशर्स भी वैसे ही थे, उनका इंटेंशन एम्पायर बनाना था, और जब अपॉर्चुनिटीज मिली वो प्रिपेयर्ड थे उनका फायदा उठाने के लिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, तो एग्जाम के लिए अगर ये सवाल आता है तो एक्सीडेंटल आर्गुमेंट के लिए आप वहां पे लिख सकते हैं बिजनेस मोटिव, मुगल कोलैप्स, इंडिविजुअल एम्बिशन। और इंटेंशनल आर्गुमेंट के लिए आप लिख सकते हैं सिस्टमैटिक पॉलिसीज, मिलिट्री प्रिपरेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। और फाइनल आंसर क्या होगा, मोस्टली इंटेंशनल विथ अपॉर्चुनिस्टिक एलिमेंट्स। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो दोनों साइड्स मेंशन करना है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन जो होगा वो इंटेंशनल की तरफ ज्यादा देना है, क्योंकि एविडेंस जो है वो इसी के सपोर्ट में ज्यादा है कि उन्होंने जानबूझकर सारी चीजें यहाँ पे प्लान करके पूरे इंडिया पे कब्जा किया था। क्लियर। तो अब डायग्राम फॉर्मेट में तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, अब उसका डिटेल्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ब्रिटिश इंपीरियल एक्सपेंशन फ्रॉम आयरलैंड टू इंडिया, अंडरस्टैंडिंग हाउ ब्रिटिश इंपीरियल एम्बिशन इवोल्व फ्रॉम यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट टू ग्लोबल डोमिनेंस थ्रू स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन एंड अपॉर्चुनिस्टिक कंट्रोल। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे आयरलैंड ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पे मैंने आपको समझाया था। फिर जो एम्पायर का स्ट्रक्चर था वो 2 फेज में था, फर्स्ट एम्पायर, सेकेंड एम्पायर। फिर सिविलाइजिंग मिशन आइडियोलॉजी क्या थी, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख के प्रोवाइड की है आपको। अनसिस्टमेटिक एम्पायर बिल्डिंग, फिर एक्सीडेंटल वर्सेस इंटेंशनल कॉन्क्वेस्ट डिबेट, एविडेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टाइमलाइन ऑफ एक्सपेंशन। फिर कंक्लूजन क्या है, इंटेंशनल स्ट्रेटजी विथ अपॉर्चुनिस्टिक एग्जीक्यूशन। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में भी प्रोवाइड कर दी है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ब्रिटिशर्स का टाइम जो है वो इंडिया में एक्चुअली ब्रिटिश रूल का टाइम कब से स्टार्ट होता है। फिर साथ ही साथ हम लोग ये भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, काफी डिटेल में, कि ऐसे कौन कौन से आखिरकार रीजंस थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में सक्सेसफुल हो जाते हैं एम्पायर बिल्डिंग करने में। क्योंकि ये जो चैप्टर है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें दी गई हैं वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए